हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी आइडेंटिटीज जिसको देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चेंज केमिकल चेंज है या फिर कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चीजें आती हैं जनरली देखने को मिलती है हमको, पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हमको देखने को मिल सकता है गैस रिलीज होते हुए। दूसरी प्रॉपर्टी चेंज इन कलर। जब भी कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होगा तो हमको कलर चेंज भी देखने को मिल सकता है सब्सटेंसेज में, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर। जब भी ये केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में चेंज होगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और चौथी प्रॉपर्टी आता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमको होते हुए दिखेगा तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए दो लिक्विड फॉर्म के आपने सब्सटेंसेस लिए और उनको आपस में रिएक्ट करवाया, तो हो सकता है कि जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन को करवा रहे हैं उसके बॉटम में आपको एक सॉलिड फॉर्म में, एक सेमी सॉलिड फॉर्म में कोई चीज, कोई सब्सटेंस देखने को मिले। उसी को हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं एक केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब बात यह आती है कि क्या ये सारी प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन में एक साथ देखने को मिलते हैं? नहीं। हो सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन में आपको एक ही प्रॉपर्टी देखने को मिले, हो सकता है दो मिल जाए, हो सकता है तीन मिल जाए, हो सकता है चार मिल जाए, बट जरूरी नहीं कि सारी प्रॉपर्टीज एक साथ ही देखने को मिले। इट डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्शन कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल सकती हैं। बट ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल होती है ये डिसाइड करने में कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, कोई भी चेंज केमिकल चेंज है कि नहीं। और केमिकल चेंज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कि केमिकल चेंज एक रिजल्ट होता है किसका? केमिकल रिएक्शन का। अब बच्चे करते क्या है कि इस तरह के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको सिंपली थ्योरी थ्योरी की तरह लर्न कर लेते हैं कि भाई एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन स्टेट। ये सब तरह की चीज़ें जब भी होंगी तो मान लेंगे हम कि हाँ भाई केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हमको करना क्या है इस वीडियो में कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब हर एक एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाते हैं। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो गैस इवोल्यूशन पे बेस्ड होगा तो वो गैस की आइडेंटिटी को ही क्वेश्चन में देगा, जिससे आप पहचान पाए कि कौन से तरीके का केमिकल रिएक्शन है। तो अगर हम इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का अलग अलग से बहुत, जो जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको एक साथ रख के उसको अच्छे से लर्न कर लें, अच्छे से समझ लें, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजीली उनका आंसर आप कर पाएंगे। तो अगर बात करें पहले प्रॉपर्टी की, तो देखिए मैंने इन सारे करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को रख रखा है, और उसको आप देखेंगे समझेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा एग्जाम में आपके लिए। अब बात करें हम, अच्छा इसमें एक और प्रॉपर्टी जनरली लोग बताते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। बट वो भी एक है कैरेक्टरिस्टिक, बट उससे जो मेन डोमिनेंट जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यही पांच कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए मैंने इन्हीं पांच कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें इन्वॉल्व किया है। ठीक है, और जो सिक्स्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी लास्ट में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी आप समझ जाएंगे। तो देखिए, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी और चेंज इन स्टेट, सबके देखिए मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपको रख रखा है यहाँ पे, और सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेंज इन कलर का देखिए कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये आप इवोल्यूशन ऑफ गैस का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, ये चेंज इन कलर का हो गया। उसके बाद आगे बढ़े तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का, और पीपीटी इन सेंस प्रेसिपिटेट। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर का, और एट लास्ट जो है, लास्ट में जो है आपका चेंज इन स्टेट के जो रिएक्शन है उसको मैंने रख रखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर, तो सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो फिर क्या चीजें फॉर्म होती हैं। बात करें जिंक की तो ये ग्रे कलर का मेटल होता है। ये जो एक तरह से पहली बात तो हम कह सकते हैं सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर इसकी जो कैटेगरी है वो है मेटल की। और मेटल में भी मोनोटॉमिक है, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा मोनोटॉमिक, डायटॉमिक जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये मोनो एटॉमिक कह सकते हैं, कि बेसिकली कह सकते हैं जिंक एक ग्रे कलर का मेटल है। और ये रिएक्शन किससे करता है? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है।
जो कि कलरलेस होता है। तो आपका एक सॉल्ट बनेगा जिसको बोलेंगे हम लोग जिंक सल्फेट, ठीक है। और साथ में इवोल्यूशन होगा, रिलीज होगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। अब जब भी क्वेश्चन बनेगा ना इस तरह के प्रॉपर्टीज पे, तो क्वेश्चन हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी को देके ही बनेगा। तो हमको ये पहचानना है कि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो एक कलरलेस और ऑडरलेस गैस होता है, ठीक है। एंड H2 प्रोड्यूसेस पॉप साउंड विद द ग्लोइंग स्प्लिंट। यानी कि आपका जो हाइड्रोजन गैस है, मान लीजिए जिस भी रिएक्शन में आप, जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन को करा रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब से जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होना स्टार्ट करेगा, अगर उस टेस्ट ट्यूब के आगे जहाँ पे गैस रिलीज हो रहा है, अगर आप बर्निंग मैजिस्टिक ले जाएं तो मैजिस्टिक बर्न करेगा पॉप, मैजिस्टिक नहीं, आपका जो गैस है हाइड्रोजन गैस वो बर्न करेगा पॉप साउंड के साथ में। पॉप साउंड कैसा होता है अगर ये समझना है तो, जैसे दिवाली में बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे पटाखे जो जलाते हैं, उसका जैसा आवाज आता है ठीक वैसा ही पॉप साउंड में भी आवाज आएगा आपका। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिटी को समझना है। क्या है आइडेंटिटी इसकी, कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस और प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉप साउंड विद ग्लोइंग स्प्लिंट। अच्छा, एक और इसकी प्रॉपर्टी देता है क्वेश्चंस में कि इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। तो हाइड्रोजन गैस का यूज होता है रॉकेट में फ्यूल की तरीके से, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। वहीं बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। तो सेकेंड रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट विल फॉर्म CaCl2 वाटर एंड CO2 गैस। अब देखिए इसमें जिस गैस का एवोल्यूशन हो रहा है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CaCO3 की बात करें तो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, यूज्ड इन टाइलिंग, टाइलिंग या फिर फ्लोरिंग, मतलब घरों में जितने भी पत्थर आते हैं आपका, टाइल्स आते हैं, वो सब मोस्टली CaCO3 के बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं, ठीक है। और HCl क्या है, HCl एक कलरलेस एसिड है, ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब CaCO3 का और HCl का रिएक्शन होता है, और ये सारे रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म हो रहे हैं, देखिए ये भी रूम टेम्परेचर पे हो, ये भी रूम टेम्परेचर, मतलब जनरली रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन आराम से परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका एक सॉल्ट बनेगा जिस सॉल्ट का नाम है CaCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इसमें आपको देखिए 9th में हमने सीखा हुआ कैल्शियम पे Ca+2 होता है, क्लोराइड पे Cl-1 होता है, 2 यहाँ जाएगा 1 यहाँ जाएगा और CaCl2 सॉल्ट बन जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है और वाटर साथ में है, और साथ में एक गैस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं CO2 गैस। अब अगर आपको इस इवोल्यूशन ऑफ गैस की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जितने भी गैस रिलीज हो रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को हमको समझ में आना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसको पहचान में आना चाहिए। तो बात कर लेते हैं अब CO2 को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो CO2 जो होता है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। सबसे पहली बात, ये भी एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। विग्रस बबलिंग एज गैस इवॉल्व्स। अब जब आपका जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगा, तो उस टेस्ट ट्यूब में जो आपका गैस रिलीज होगा, ठीक है, उसमें जो बबलिंग होगा विग्रस होगा, मतलब बहुत तेजी से बबलिंग होगा, मतलब CO2 गैस बहुत रैपिडली रिलीज होगा, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। साथ में CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये क्या चीज़ है, तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो आप लाइम वाटर जो होता है वो COH का होल ट्वाइस होता है। देखिए यहाँ मैं एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ आपका, जब भी CO2, चलिए मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी CO2 क्या करता है, देखिए CO2 गैस फॉर्म होता है जब इसको हम स्लेक्ट लाइम से या लाइम वाटर से पास कराते हैं, कह सकते हैं, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 एंड वाटर। और इसी के फॉर्मेशन के चलते होता क्या है कि आपका जो सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की, मिल्की वाइट हो जाता है, ठीक है। जब यही ये फॉर्मेशन होने के बाद में इस गैस को थोड़ी देर के लिए और पास करा दें, ठीक है, तो आपका जो है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अनदर कंपाउंड दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और अब होता क्या है कि ये जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये आपका सॉल्ट जो है, जिसके चलते मिल्कीनेस अपीयर होने लगता है। इसके फॉर्मेशन, इसका कलर ही वाइट होता है, तो जब फॉर्म होता है तो आपका टेस्ट ट्यूब में वो मिल्कीनेस अपीयर होने लगता है, मतलब इसका खुद का कलर दिखने लगता है। लेकिन अगर आप CO2 गैस को थोड़े और टाइम के लिए पास करा दें तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए जो मिल्कीनेस होता है वो डिसअपीयर हो जाता है और फिर से क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है, कलरलेस हो जाता है। तो आई होप आपको ये लाइम, इसी इसी रिएक्शन को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, लाइम टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। लाइम टेस्ट मतलब कि जब भी हम CO2 को पास कराते हैं सिलेक्ट लाइम से, देन इट विल फॉर्म CaCO3 ड्यू टू विच जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो मिल्की नेस उसमें अपीयर होगा, ठीक है, मिल्की वाइट कलर अपीयर होगा। ये CaCO3 का ही मिल्की वाइट कलर होता है। लेकिन अगर हम कंसिडरेबल टाइम के लिए पास कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि इस तरह से करके पूछेगा, देखिए कि व्हेन वी रिएक्ट
a substance that is used in fluorine, जो कि है COCO3 with HCl, hydrochloric acid, then there will be formation of a gas that passes in slaked lime and there will be appearance of milkiness. मतलब जो गैस बन रहा है अगर उस गैस को हम स्लेक्ट लाइम से पास कराएं तो मिल्कीनेस अपीयर होता है, शॉर्ट टाइम के लिए पास कराएं तो मिल्कीनेस अपीयर होता है, और कंसिडरेबल टाइम के लिए पास कराएं तो मिल्कीनेस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। वो गैस कौन सा है? ठीक है, नेम द गैस। तो वो जो गैस है वो है आपका CO2, और किस में इस्तेमाल होता है? तो लाइम टेस्ट में इस्तेमाल होता है। ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो तीसरे रिएक्शन की बात करें। ठीक है, अच्छा है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व्स। कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व्स का मतलब यह है कि वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम ज़्यादा देर के लिए पास करा देंगे गैस को तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और वो डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिजॉल्व करना हो वाटर में, अगर पड़ा है कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में तो उसमें CO2 गैस पास करा दीजिए। इससे होगा क्या कि वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा और कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है वाटर में और वो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, तो रिएक्शन ऑफ कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। तो कॉपर जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने में हमें दो तरीके से ध्यान रखना है। एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, और एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। जब भी कॉपर जो है वो, कॉपर किस तरह का सब्सटेंस होता है, तो कॉपर एक तरह से एलिमेंट है, एलिमेंट में मेटल है, कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। जब ये रिएक्शन करता है HNO3 से जो कि कलरलेस एसिड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फॉर्मेशन होगा कॉपर नाइट्रेट का, वाटर का, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये गैस बनता है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है इसकी प्रॉपर्टी अगर पहचानने की बात हो तो होता क्या है कि एक कलरलेस गैस है। ठीक है, और कलरलेस गैस होने के साथ जब भी ये गैस तुरंत एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो जो एटमॉस्फेयर में आपका अब एटमॉस्फेयर में आपका जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है उससे रिएक्शन करेगा और तुरंत जानते हैं क्या बना लेगा, तुरंत ही बना लेगा आपका, एक सेकेंड, ये जो NO है जब ये एटमॉस्फेयर में जाएगा तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और बना लेगा, क्या बना लेगा, NO2। और NO2 की पहचानने का तरीका क्या है कि NO2 को हम लोग बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स, ये ब्राउन कलर के जो है गैस होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन बनता पहले क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है और इसमें जो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है ना, देखिए यहाँ कॉपर डिजॉल्व सोल्यूशन टर्न्स डीप ब्लू, जो सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा वो इसी कॉपर नाइट्रेट के फॉर्मेशन के चलते ब्लू हो जाता है। ठीक है, और जो आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगा वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, और जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा पहले तो कलरलेस गैस होता है लेकिन एटमॉस्फेयर में जाते ही इसका कलर ब्राउन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और NO2 गैस में चेंज हो जाएगा। कब? जब हम कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। लेकिन इसी पे एक और टर्म आता है कि अगर हम इसी कॉपर का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ देखिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करा देते हैं, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कलर जो है वो है ब्लू, और सीधे आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है। देखिए NO2, यहाँ पे देखिए आप लोग NO2 गैस बनेगा। ठीक है, सीधे गैस बनता है आपका कौन सा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसको पहचानने का तरीका तो भैया मैंने अभी बताया, ब्राउन कलर का ये गैस होता है इसलिए इसको ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको पहचानने का तरीके में अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन में कि क्या इसमें देखने को मिलता है, तो NO2 रेडिश ब्राउन पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है, पंजेंट स्मेलिंग होता है। जब ये गैस रिलीज होगा ना आप इसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, आपको बहुत इसका सारा पंजेंट स्मेल आएगा और आपको जो है बेसिकली कह सकते हैं कि आप वहाँ पे खड़े नहीं हो पाएंगे, स्मेल को आप जो है सेंस नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी आपके लिए। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक गैस होता है। एसिडिक गैस मतलब ये इट विल बिहेव लाइक एसिड, इसका नेचर एसिडिक होता है। और इसको पहचानने का तरीका ये है कि अगर आप इसके सामने एक मॉइस्ट लिटमस पेपर ले आए, मॉइस्ट मतलब कि बेसिकली वेट लिटमस पेपर ले आए जो कि वाटर में डिप किया हुआ या फिर वाटर उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर अवेलेबल हो, तो उसका कलर तुरंत चेंज होगा, किसमें, रेड कलर में। और ये शो करता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। अब बात यह है कि वेट लाएंगे, मॉइस्ट ही लिटमस पेपर लाएंगे तभी होगा। हाँ, कोई भी एसिड या बेस अपना बिहेवियर एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करेगा जनरली। H+ आयन का रिलीज जो होता है या फिर और भी तरीके हैं पहचानने के, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो उसको बेसिकली मॉइस्ट कंडीशन चाहिए अपना एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करने के लिए। इसलिए अगर आप NO2 गैस के सामने ड्राई लिटमस पेपर लाएंगे देन देयर विल बी नो चेंज इन कलर,
बट मॉइस्ट आएंगे तो आपका कलर चेंज हो जाता है किसमें, रेड कलर। इससे हम पहचान लेते हैं कि NO2 जो है एसिडिक गैस है, रेडिश ब्राउन कलर का पंजेंट स्मेलिंग गैस है, ठीक है, उसका जो स्मेल होता है पंजेंट होता है। तो आपको मैंने तीन तरह के गैस जो है, गैस रिलीज और उनके जो ऑब्जर्वेशन है, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर दिया है। तीन तरीके से तीन तरीके के गैसेस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। पहला हाइड्रोजन, दूसरा CO2 और तीसरा NO2, या फिर NO की ही बात कर ले। NO में तो आपका वही है, कलरलेस गैस है, बट एटमॉस्फेयर में जाते ही वापस ही चेंज हो जाता है NO2 में। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसमें है रिएक्शन ऑफ आयरन सल्फाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन सल्फाइड एक सब्सटेंस होता है, इसमें कैटायन आपका Fe+2 है और जो एनायन है वो S-2, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आप देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपके सामने हो रहा होता है तो जितने भी इसमें कंपाउंड है उसमें कैटायन एनायन अगर इन्वॉल्व है तो आपको तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए कि इसमें किस तरह का कैटायन है और किस तरह का एनायन है। तो बात करें अगर आयरन सल्फाइड सब्सटेंस की, इसका रिएक्शन हम करा दें H2SO4 से, ठीक है। H2SO4 जो कि एक कलरलेस एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने पहले ही बताया। देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 सॉल्ट, ठीक है, और एक गैस होगा हाइड्रोजन डाई सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड। इस गैस को पहचानने का तरीका, इसको भी जानना पड़ेगा हमें। तो ये बहुत ही फेमस कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन पे बनता है इस गैस पे। तो अगर H2S की बात करें तो एक कलरलेस गैस होता है, ठीक है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रोटेन एग स्मेल आता है। रोटेन एग स्मेल मतलब जैसे कोई अंडा है वो सड़ गया है अगर, तो उसमें से जिस तरह की पंजेंट स्मेल आती है उसी तरह का स्मेल आता है, ठीक है। पंजेंट इन द सेंस की मतलब बहुत ही कह सकते हैं इरिटेटिंग स्मेल, मतलब एकदम रोटेन एग की स्मेल आती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ये इसको पहचानने का तरीका है। साथ में हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हाईली टॉक्सिक होता है, मतलब ये गैस अगर आप बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है, इससे दूर ही रहना चाहिए। और टन्स मॉइस्ट लेड एसिड पेपर ब्लैक। अब एक लेड एसिड पेपर होता है, इस पे अगर इस गैस को आप पास कराते हैं तो उसका कलर वो ब्लैक में चेंज कर लेता है, ठीक है। अब इसको इसको ऐसे थ्योरी में समझना थोड़ा सा जो है बेसिकली उतना इजी नहीं होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका मैं विजुअलाइजेशन आपको जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे रिएक्शंस डाल दूं विजुलाइज, ताकि आप उसको इजीली कर सकें। उसका वीडियो फॉर्मेट डाल दूंगा जिससे आप उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाएँ। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस को पहचानने का तरीका, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ रिएक्शन की। तो इसमें जो है आप आयरन सल्फेट आपके पास रहेगा, ठीक है। इसको आप डिकम्पोज कराएंगे, कैसे, हीट दे देते हैं। जब भी हम आयरन सल्फेट को हीट देते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और दो गैस रिलीज होगा SO2 और SO3, ठीक है। और इन गैसेस को पहचानने का जो तरीका है, अच्छा देखिए आपका जो ये आयरन सल्फेट है ना, ठीक है, इसमें आपका जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है आयरन सल्फेट, ठीक है। इस पे वाटर ऑफ डिस्टिलेशन ऐड होता है, इसका कलर ग्रीन कर देता है, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि FeSO4 का एक्वा सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता है। और जब इसमें आप हीट देते हो देन इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3। अब Fe2O3 का जो कलर होता है वो होता है आपका ब्राउन, ठीक है। Fe2O3 का कलर क्या होगा, ब्राउन। और साथ में दो गैस और रिलीज होंगे SO2 और SO3। पहचानने का तरीका क्या है, तो SO2 और SO3 दोनों पंजेंट चोकिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, मतलब बेसिकली ये भी ऐसा स्मेल होगा जो आपको इरिटेट करेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली जो सल्फर है उसको जब बर्न कराओगे तो जिस तरह का स्मेल आता है, ठीक है, सल्फर के बर्न कराने पे उसी तरह का एक चोकिंग स्मेल आपको फील होगा। और ये दोनों गैसेस का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। तो जब एसिडिक है तो ये क्या करेंगे, तो इसके सामने अगर आप मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ले जाओगे तो उसके कलर को किसमें चेंज कर देंगे, रेड में। सेवन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो लिटमस पेपर और एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में, कि जितने एसिड होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। और जितने भी बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। बस लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ताकि एसिड और बेस अपने बिहेवियर को प्रॉपर्ली शो कर पाए। तो इस तरह से हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लिया, और जितने भी गैसेस फॉर्म हुए उनका क्या आइडेंटिफिकेशन, उसको कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि इस तरह का गैस है वो भी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि आपका है कौन सा,
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है चेंज इन कलर। इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चेंज इन कलर प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ये 4 रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रिएक्शन है कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कॉपर सल्फेट जो होता है एक्चुअल में इसका कलर होता है आपका ब्लू। कॉपर सल्फेट दो तरीके से मिलता है, एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच ना हो, और हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि ये कह सकते हैं अपने साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच करके रखता है। बेसिकली आप सीधा सीधा भी ये समझ सकते हैं कि एक्वस कॉपर सल्फेट अगर होगा तो उसका कलर ब्लू होगा। अब इसी एक्वस सोल्यूशन में अगर हम जिंक को डाल देते हैं, ठीक है, जिंक ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है, एक तरह का मेटल है, ठीक है, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल बी फ्री, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, पहचानेंगे कैसे कि ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो चेंज इन कलर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले इसका कलर क्या था, ब्लू था। जैसे हमने जिंक को इसके अंदर डाल दिया, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, और एक्चुअल में जो जिंक सल्फेट होता है ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। इसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ब्राउन कलर का जो है कॉपर फॉर्म फॉर्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपने क्या क्या करे किया है, इस रिएक्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू होगा, और ये बिकम्स कलरलेस क्योंकि जिंक सल्फेट बन रहा है ना। जिंक सल्फेट के फॉर्मेशन के चलते आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा। वहीं पे जिंक मेटल की बात करें, साइनी सिल्वर मेटल चेंज टू रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट। कह सकते हैं इसका सिल्वरी ग्रे इसका कलर होता है। तो जो जिंक मेटल था जब उसको हमने कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया, रिएक्शन के लिए पुट कर दिया, तो रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ जो कि कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, और साथ में आपका कॉपर उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे चेंज किसमें देखने को मिला कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो कलरलेस हो गया, जिंक जो कि ग्रे कलर का था वो उसमें उसके चलते एक नया फॉर्म हो गया सब्सटेंस रिएक्शन के चलते, जो कि ब्राउन कलर का सब्सटेंस आपको फॉर्म होते हुए दिखा। तो बेसिकली कलर चेंज क्या है, ब्लू से कलरलेस। वहीं पे सेकंड रिएक्शन की बात करें तो कॉपर सल्फेट फिर से एक बार लेते हैं हम, इसका कलर फिर से वही ब्लू, और जब ये आयरन से रिएक्शन करेगा, ग्रे कलर का आयरन जो होता है उससे रिएक्शन करेगा, देन देयर विल फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है जो देखिए कॉपर यहाँ पे, और अच्छा FeSO4 फॉर्म होगा, साथ में कॉपर भी फॉर्म होगा। अब बात करें ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, देखिए कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन से हुआ, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉपर। बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो कॉपर सल्फेट जो कि पहले ब्लू कलर का था बिकम्स पेल ग्रीन, ठीक है, मतलब एक तरह से ग्रीन कलर में, लेकिन कैसा ग्रीन, बहुत डार्क ग्रीन नहीं, एक धुंधला धुंधला ग्रीन कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है, तो पेल ग्रीन का मतलब होता है बहुत ही धुंधला ग्रीन जो है वो उस कलर का आपका सब्सटेंस तैयार हो जाएगा जो कि है आयरन सल्फेट। तो इसमें भी अगर आप देखें तो कलर चेंज देखने को मिला सीधे किससे किसमें, ब्लू कलर से ग्रीन कलर में। वहीं पे थर्ड रिएक्शन की बात करें, देन AgNO3 reacts with copper and it will form copper nitrate and Ag। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और जब ये ब्राउन कलर के सब्सटेंस जो कि एक मेटल है, कॉपर है, उससे रिएक्शन करता है, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। मैंने कोशिश किया है कि इस पे रिएक्शन में मोस्टली एक दो जगह शायद आपको जैसे यहाँ पे कलरलेस है आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, नहीं तो मोस्टली कोशिश किया है कि जिस सब्सटेंस का जो कलर है उसी कलर में आपको सब्सटेंस को लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट का कलर जो होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर का सब्सटेंस फॉर्म करेगा, और सिल्वर जो है वो अ, एक तरह से सोल्यूशन में रह जाएगा, और सिल्वर का कलर जो है किस तरह से हो जाएगा, तो सिल्वर का कलर आपका साइनी ग्रे या फिर व्हाइट, इस तरह के सिल्वर आपके उस रिएक्शन में पड़े मिलेंगे आपको, ठीक है। चौथे तरीके के रिएक्शन की बात करें, देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कॉपर कलर क्या है इसका, तो कॉपर का कलर जो होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, मेटल है। अगर आप इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, और सीधे आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, किस कलर से किस कलर में, तो ब्राउन कलर का था आपका, और ये चेंज होकर किस कलर में चला जाएगा, तो चेंज होकर चला जाएगा आपका किस कलर में, ब्लैक कलर। तो इस तरह से इसमें भी आपको केमिकल चेंज देखने को मिल गया। तो इस तरह से हमने चेंज इन कलर के अंदर जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको
हमने देख लिया, और कलर किस कलर से कौन से कलर में सब्सटेंस जो है किस कलर का और किस कलर के सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, इसको भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब आती है बात प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन की। ठीक है, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हमको पीपीटी फॉर्म होते हुए दिख जाएगा। पीपीटी क्या होता है अगर ये समझना है, तो पीपीटी का मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड ऑन द बॉटम ऑफ एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जिस भी रिएक्शन में करा रहे हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब वो भी करो, जैसा भी रिएक्शन करा रहे हैं, उसके बॉटम पे हमको एक तरह का इनसॉल्युबल सॉलिड देखने को मिलेगा। तो देखिए, रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्स एंड सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर जो पहला एग्जांपल की हम लोग बात करें, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है आपका लेड नाइट्रेट। इसमें कौन कौन से आयन है, तो Pb+2 है और NO3 पे -1 नाइट्रेट आयन है और लेड आयन है। ठीक है, वो भी लेड में कौन सा फॉर्म है, प्लम्बस फॉर्म है। ठीक है, +2 वाला फॉर्म है। इट विल रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड K+I पे -1, ये दो आयन इसमें इन्वॉल्व है इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में, एंड इट विल फॉर्म PbI2 एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट तो एक्वस सॉल्यूशन की तरह इसमें पड़ा रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में, बट नीचे आपका एक सॉलिड देखिए, ये आपका येलो कलर का एक सॉलिड जो है इनसॉल्युबल है, ये फॉर्म होने लगेगा, और जो सॉलिड है सेमी सॉलिड वो है PbI2 लेड आयोडाइड। तो इस रिएक्शन में आपको कौन सा ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि सर जब भी रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन में लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है एक्वस सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड ये भी कलरलेस है, जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो कॉमनली नोन एज रिएक्शन फॉर्मिंग लेड आयोडाइड, मतलब ऐसा रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं जिसमें लेड आयोडाइड बनता है। क्यों बहुत ये रिएक्शन लेड आयोडाइड के नाम से फेमस है, क्योंकि ये लेड आयोडाइड LuPPT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स क्लाउडी देन येलो, मतलब जब आप दोनों को रिएक्शन कराएंगे ना, तो सबसे पहले हल्का हल्का सा क्लाउडी बनेगा। ठीक है, और क्लाउडी बनते बनते फिर LuPPT जो है वो बेस पे जो है वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो LuPPT किसका है, तो लेड आयोडाइड का है, और पीपीटी के लिए देखिए एरो नीचे की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमको LuPPT देखने को मिलेगा। वही बात करें अगले रिएक्शन की, तो इसमें आपका कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू होता है, अभी आपको पीछे मैंने बताया। ठीक है, कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जब इसमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये गैसेस फॉर्म में ऐसे दिख रहा है। ठीक है, जब इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम पास करा देंगे तो होगा क्या, जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसमें पास करेगा, then there will be formation of a PPT that is copper sulfide, और ये ब्लैक कलर का PPT होता है जो कि फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और सोल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फेट बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइहाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका सोल्यूशन में पड़ा रहेगा। तो इसमें होगा क्या, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कॉपर सल्फाइड फॉर्म्स एज अ डेंस डार्क प्रेसिपिटेट। ठीक है, डेंस डार्क प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपका कॉपर सल्फाइड नीचे बॉटम पे यहाँ पे सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्रिटिकल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉपर आयन, कहने का मतलब ये है इसमें बेसिकली कि कॉपर और सल्फाइड के मिक्सचर के चलते ये पूरा जो है आपका ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, और कॉपर आयंस को बेसिकली कॉपर सल्फेट का इसमें देखिए जो सल्फाइड का जो है पीपीटी आपका बनते हुए दिख गया, जिसका कलर देखिए बेसिकली देखिए बोलते हैं ब्लैक ना, कहीं कहीं इसको ब्लू भी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि कॉपर आयन जहाँ होते हैं मोस्टली अगर किसी सॉल्ट के साथ बनते हैं तो ब्लू कलर लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक या फिर कहते हैं डार्क ब्लू, तो वही चीज़ में कह रहा है क्रिटिकल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉपर आयन, यानी कि आप इससे पहचान सकते हो कि जो भी ये सॉल्ट है उसमें कॉपर आयन प्रेजेंट है। तो इसका कलर या तो ब्लैक बोलते हैं या तो बोलते हैं डार्क ब्लू। ठीक है, फिर आते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो आते हैं अगले रिएक्शन में, तो इसमें अगर हम देखें BaCl2 एक तरह का सब्सटेंस, और अभी कैसा सब्सटेंस, बेसिकली एक्वस फॉर्म में है, कलरलेस है। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं सोडियम सल्फेट से, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ BaSO4, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ परसिस्टेंट फाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट, और NaCl जो बनता है वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहता है। ठीक है, अच्छा NaCl डिजॉल्व रहता है, इससे एक चीज़ मुझे याद आया। ठीक है, अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं, पहले एक रिएक्शन और देख लेते हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में रहेगा, कलरलेस रहेगा, सोडियम क्लोराइड ये भी कलरलेस रहेगा, दोनों लिक्विड फॉर्म में लेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ AgCl, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म्स अ वाइट हैवी कर्डी प्रेसिपिटेट,
मतलब बहुत ही हैवी प्रिसिपिटेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कार्डी प्रिसिपिटेट मतलब बेसिकली कह सकते हैं आप व्हाइट कलर का एक, मतलब आप उसको प्रिसिपिटेट जो है आपको वो लार्ज अमाउंट में फॉर्म होते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर पीपीटी फॉर्मेशन के अंदर वो हमने देख लिया। हाँ, अब वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितने होते हैं उसमें भी जनरली किसी किसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब है क्या कि पीछे मैंने शायद किसी भी वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब NaOH का रिएक्शन होगा HCl से देन देयर विल फॉर्मेशन ऑफ NaCl। मैंने बताया था ये पीपीटी होगा, बाय मिस्टेक मैंने इसको पीपीटी बता दिया था, बट ये पीपीटी नहीं होगा क्योंकि NaCl सॉल्ट बना तो, बट ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो वाटर में सॉल्युबल होने के चलते आपको पीपीटी दिखेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को आप उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ वाटर तो बनता ही है साथ में, ठीक है। इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो NaCl पीपीटी के तौर पे ना बनकर वाटर सॉल्युबल होने के चलते उसी वाटर में ही डिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगा। अब जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं उसमें किसी किसी में पीपीटी बनता है और किसी किसी में पीपीटी नहीं बनता है। ऐसा होता इसलिए है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन के अंदर कि न्यूट्रलाइजेशन टाइप के रिएक्शन भी जो होते हैं वो भी पीपीटी का फॉर्मेशन करवाते हैं, लेकिन सारे नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सॉल्ट कि सॉल्ट किस तरह के कैटायन और एनायन से मिलकर बना है, उस पर डिपेंड करता है कि पीपीटी बनेगा या फिर नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसका रिएक्शन आप H2SO4 से करा दीजिए देन देयर विल फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 एंड वाटर। अब यहाँ देखिए BaSO4 है ना, यहाँ या इस जगह पे देखिए, तो BaSO4 जो आपका है वो क्या है, व्हाइट पीपीटी बनाता, तो यहाँ भी व्हाइट पीपीटी बनाने लगेगा। ये भी न्यूट्रलाइजेशन टाइप का रिएक्शन है, ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, लेकिन इसमें पीपीटी बन रहा है। तो किसी किसी रिएक्शन में पीपीटी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है और किसी किसी में नहीं होता। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि किस रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होगा और किस में नहीं होगा। तो इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए, NaCl पीपीटी नहीं बनाता है, जबकि NaCl जो है वाटर सॉल्युबल होता है। तो 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉल्ट जो है इंटर पार्टिकल स्पेस में जाके सेटल हो जाएगा वाटर में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है आपका क्या, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होता है उस टाइप पे हम रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब बात करें अगर चेंज इन टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक की, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी है, पहला कैटेगरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये क्या होता है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो दो तरीके से होता है। हो सकता है कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में आपका हीट रिलीज हो जाए, ठीक है। तो जब हीट रिलीज होगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, पूरे सिस्टम का, जिस भी टेस्ट ट्यूब में या जिस भी कह सकते हैं रिएक्शन करा रहे हैं जिस भी अपरेटस में, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। वहीं पे बात करें एंडोथर्मिक टाइप के रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन होते ही तभी हैं जब इनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। या तो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर हमको बेसिकली बढ़ाना पड़ेगा उस पूरे apparatus का टेम्परेचर देख के, ठीक है। नहीं, हाँ, बढ़ाना पड़ेगा तो वो रिएक्शन होगा। या तो फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई रिएक्शन ऐसा होगा जो एटमॉस्फेयर से या फिर अपने सिस्टम से भी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली इस तरह की रिएक्शंस के लिए हमको टेम्परेचर की एंट्री करानी पड़ती है, टेम्परेचर देना ही देना पड़ता है, चाहे हम दें चाहे वो सब्सटेंस खुद ही एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन की बात करें तो हीट इज लिबरेटेड। इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें आपको हीट रिलीज होते हुए दिख जाएगा। इसके अंदर जो सबसे फेमस एक रिएक्शन है वो है CaO reacts with water and it will form CaOH का whole twice and it will release heat। CaO क्या है, ये क्विक क्लाइम होता है। पहले इस चीज़ के बारे में जाने होंगे, और मैंने आपको एक क्या शॉर्ट्स में दिया भी है ताकि आप सारी चीज़ों को पहचान सके, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो उसके बाद ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप इजीली हर चीज़ को पहचान सके, उसका कॉमन नेम और केमिकल फार्मूला अच्छे से लर्न कर सकें, ठीक है। तो क्विक क्लाइम जो होता है वो रिएक्ट करता है वाटर से एंड इट विल फॉर्म स्लेक क्लाइम और हीट रिलीज होगा, ठीक है। आप क्विक क्लाइम जानते हैं इसको जनरली बोलते क्या है, हम लोग इसको चूना बोलते हैं। आप चूने में आप पानी डालिए तो आपको जरूर देखने को मिलेगा कि उस पूरे जहाँ भी जिस भी इस मतलब जिस भी कह सकते हैं कंटेनर में इस रिएक्शन को करवा रहे हैं ना, उस पूरे कंटेनर में टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉमनली नोन है स्लेकिंग ऑफ लाइम।
स्लेकिंग ऑफ लाइम मतलब लाइम को स्लेक लाइम में कन्वर्ट करना। द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। ऑब्वियसली मैंने अभी भी बताया कि जिस भी कंटेनर में रिएक्शन कराएंगे आप, उस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट, हीट लिबरेशन हो रहा है। इसके अंदर दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, आपका जो ग्लूकोज होता है, जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। जब उस ग्लूकोज को हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं, तो हमारे ब्लड में जाके ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में, सेल में, जहाँ भी है वो स्टोर है, पड़ा रहता है। और हमारे ब्लड के अंदर ही अवेलेबल जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन जब इससे रिएक्शन करता है, ठीक है, देन इट विल फॉर्म CO2 गैस और वाटर। तो वाटर तो हमारे बॉडी में अवेलेबल होता ही है, ठीक है। और अगर एक्सेस होता है तो स्वेटिंग के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू हम उसको रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। साथ में जो CO2 बनता है हमारे बॉडी में, इसको भी हम एक्सचेंज करते हैं। आपको अपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एलवेली में जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। CO2 को हम बाहर भेज देते हैं और वो ऑक्सीजन को जो है अंदर अपने बॉडी के अंदर उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से CO2 भी आपका बाहर हो जाता है, और वाटर जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है, मतलब अगर एक्सेस में हुआ तो रिलीज होगा, अदरवाइज बॉडी इसको कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में भी हीट रिलीज होता है, हीट कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। और इसीलिए इसमें लिखा हुआ प्रोवाइड्स बायोलॉजिकल एनर्जी, मतलब इस रिएक्शन में उनको जो बायोलॉजिकल एनर्जी, जो हीट एनर्जी, जो बेसिकली एनर्जी फॉर्म मिलता है, वो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, और जब भी रिक्वायरमेंट होता है फिर वो एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है बॉडी, ठीक है। तो क्रिटिकल फॉर लाइफ, अब ये रिएक्शन क्रिटिकल तो होता ही लाइफ के लिए। ये एकदम बेसिक है हमारे बॉडी की फंक्शनिंग का, ठीक है। अगर एनर्जी हमारे बॉडी में फॉर्मेशन ना हो तो हमारा बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो किस तरह का रिएक्शन होगा ये? तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन। वहीं पे आगे बढ़ें, अब इंडोथर्मिक टाइप के रिएक्शन के अंदर अगर बात करें, तो इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक आता है, देखने को मिलता है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया है कि फ्लोरिंग, टाइलिंग, इन सब में सब्सटेंस यूज होता है, ठीक है। और अगर इसको हम हीट दें, यहाँ पे देखिए, हीट अगर हम इसको प्रोवाइड कर दें, देन इट विल ब्रेक डाउन इन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दैट इज CaO और CO2। CaO क्या होता है? CaO जो होता है वो बेसिकली आपका लाइम है, चूना है, जिसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और CO2 क्या है? वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है गैस, ठीक है। प्लांट्स जो है इसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिला कि सर इस रिएक्शन में जो है कैल्शियम कार्बोनेट हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट डिमांड कर रहा है। अगर हीट नहीं मिलेगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। और किसमें टूट जा रहा है? दो डिफरेंट प्रोडक्ट में। तो किस तरह का रिएक्शन हो गया? आपका इंडोथर्मिक टाइप का रिएक्शन हो गया। अच्छा, इंडो रिएक्शन को पहचानने का तरीका ना, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में EN है, इंडो। एंट्री किससे होता है? एंट्री वर्ड का जो एंट्री वर्ड होता है वो EN वर्ड से इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पे हीट की एंट्री हो रही है उसको इंडोथर्मिक, और जहाँ पे हीट का एग्जिट हो रहा है उसको एक्सोथर्मिक, इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की, दैट इज CO2 रिएक्ट्स विथ वाटर एंड इट विल फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट। अब ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? तो इसको हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड बनाते हैं प्लांट्स। कैसे बनाते हैं? तो वो बनाते हैं CO2 गैस को एब्जॉर्ब करके, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं और बना देते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। अब अगर ध्यान से देखें आप, तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछता है कि हाउ फोटोसिंथेसिस इज अपोजिट टू सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, फोटोसिंथेसिस का जो आपका रिएक्टेंट है ना, वही सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है, और जो इसका प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट है। तो एक तो इस सेंस में दोनों एकदम अपोजिट हैं एक दूसरे के, कि एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट होता है। और जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में हीट को क्या करना पड़ता है हमको? हीट एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट, हीट, ये सब एब्जॉर्ब करता है, और एक और सब्सटेंस क्लोरोफिल, उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो पाता है। दैट इज वाई वी कैन से दैट कि फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट रिएक्शन है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ,
दैट इज FeSO4, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, इट विल ब्रेक डाउन इनटू Fe2O3, SO2 एंड SO3। तो इस रिएक्शन को तो हमने अभी एवोल्यूशन ऑफ गैस वाले कैरेक्टरिस्टिक में भी देख रखा है। FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का, पेल ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, मतलब बेसिकली ग्रीन तो होता है लेकिन कह सकते हो हल्का फेडेड ग्रीन होता है, कह सकते हो। और जब इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है आयरन ऑक्साइड, इसमें ब्रेक हो जाएगा और SO2 गैस और SO3 गैस बनाएगा। पहचानने का तरीका है इसको भी, तो ये बहुत ही पंजेंट चोकिंग स्मेल वाले गैस होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, तो लेड नाइट्रेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमको पढ़ना रहता है। ये इस रिएक्शन को हम इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर चेंज इन टेम्परेचर में भी पढ़ सकते हैं और इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी पढ़ सकते हैं और चेंज इन कलर में भी पढ़ सकते हैं। तीनों कैरेक्टरिस्टिक इसको इसके अंदर हमको देखने को मिलेगी। कैसे? तो देखिए, लेड नाइट्रेट, इसका कलर जो होता है ये बेसिकली कलर वाइट कलर का कह सकते हैं, होता है, ठीक है। अब जब ये हीट, इसको जब हीट मिलता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है थ्री प्रोडक्ट्स में, एक PbO, NO2 और O2। होता क्या है कि मान लीजिए हम किसी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट को ले लिए और टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिए उसको, ठीक है, टेम्परेचर देने लगे, हीट प्रोवाइड कर दी उसको, ठीक है। टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड कर दी उसको। तो अब होता क्या है कि इससे NO2 गैस और O2 गैस इस सब्सटेंस से रिलीज हो जाते हैं। NO2 को पहचानने का तरीका, ब्राउन फ्यूम्स। आप लोग पहले इसको पढ़े हो, अभी आपको बताया गया था कि ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम इस फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और O2 जो है वो ऑक्सीजन। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी टेस्ट ट्यूब में जिसमें भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, ठीक है, जहाँ पे गैस रिलीज हो रहा है, बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो उसका फ्लेम और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और तेजी से बर्न करने लगेगा। इससे आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस इज अ वेरी गुड सपोर्टर बर्निंग। तो जहाँ भी बर्निंग होगा, अगर ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ बढ़ाएंगे तो बर्निंग और तेज हो जाएगा। और बचा क्या रह जाता है टेस्ट ट्यूब में? तो PbO, ये बचा रह जाता है, येलो कलर का टेस्ट ट्यूब होता है। तो इसमें आपको तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर और साथ में चेंज इन टेम्परेचर। तो आई होप आपको ये वाला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो कि है हमारा चेंज इन स्टेट। तो इसके अंदर अगर हम बात करें रिएक्शंस की, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, तो अक्सर ये कभी कभी पूछा जाता है। पहला तो हो गया कि रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वो कार्बन की बनी है, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो लगभग कार्बन उसमें है ही है। बात सिंपली कर लें वुड की, ठीक है, या कोल की, ये कार्बन का होता है। जब इसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराते हो, देन इट विल फॉर्म CO2। अब इसमें देखिए स्टेट कैसे चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट जो थे उसमें क्या था? सॉलिड कार्बन था, गैसेस ऑक्सीजन था। कार्बन सॉलिड में था ना, और किस में प्रोडक्ट जो टोटल बन गया वो किस फॉर्म में बन गया? गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि आपका जो सॉलिड कार्बन था किस में चेंज हो गया? गैस में। तो यहाँ पे आपको क्लियरली स्टेट चेंज देखने को मिल रहा है। अब वही बात करें सेकेंड रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन में आपको देखने को क्या मिलेगा? रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो कि गैसेस स्टेट में रहेगा, ऑक्सीजन जो कि गैस स्टेट में रहेगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और लिक्विड वाटर बना देंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये जो यहाँ पे जो कंटेनर दिख रहा है, इसमें आपका हाइड्रोजन गैस, इसको आपने यहाँ से ऐसे करके भेज दिया इस वाले एपरेटस में, ठीक है, इस वाले कंटेनर में, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस को आपने इधर से भेज दिया इस वाले कंटेनर में। अब इस कंटेनर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में मिक्स होंगे तो बना देंगे वो H2O। क्या बना देंगे? H2O। और H2O बनने के बाद वो धीरे धीरे ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाटर के फॉर्म में आके नीचे आके यहाँ पे फ्लास्क में जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इसमें क्या हुआ? दोनों गैसेस स्टेट के रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड वाटर को बना दिया। प्रोडक्ट जो है वो उसका स्टेट चेंज हो गया और किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से इसमें भी हमको क्लियरली स्टेट चेंज देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, तो इसमें मैग्नीशियम जो कि एक ग्रे कलर का सब्सटेंस, देखिए मैग्नीशियम रिबन है ना यहाँ पे, एक ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है। अगर इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन से जो कि गैसेस स्टेट में होता है इससे कराते हैं, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे बर्न होने के बाद जो बच रहा है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसका स्टेट क्या है? सॉलिड। तो आप एक क्लियरली कह सकते हैं ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट में गैस फॉर्म में था वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ भी हमको स्टेट चेंज देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को जो ये रिएक्शंस में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो इस चीज़ को सारे जितने भी देखिए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो रिएक्शन मैंने आप लोग को बताया है, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी न कभी किसी न किसी तरीके से एग्जाम में पूछे ही गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए। तो अब आप लोग इसको रिवाइज करिए, लर्न करिए, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।